नमस्कार यार। तो कैसी अपनी पब्लिक। तो आज की इस वीडियो हम बात कर रहे होंगे जैक दिल्ली के बारे में। जिन बच्चों को नहीं पता कि जैक दिल्ली क्या है, उन सभी को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जैक दिल्ली का। कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो भी दिल्ली के अंडर में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं उन सबकी काउंसलिंग जैक दिल्ली करवाता है। जैसे कि आपके NIT IIT की आपकी जोसा काउंसलिंग होती है, HSTS में आपके हरियाणा के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं उनकी होती है। जैक चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के जितने कॉलेज आते हैं उनकी काउंसलिंग होती है। तो ऐसे जैक चंडीगढ़ है, जैक दिल्ली है, यानी कि दिल्ली में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जो जैक दिल्ली के अंडर में आते हैं उन सभी काउंसलिंग जैक दिल्ली करवाता है। अब इस काउंसलिंग में कितने कॉलेज आते हैं, तो इस कॉलेज में बहुत अच्छे 4 कॉलेज आते हैं। वो कौन कौन से? आपका DTU, NSUT, IIIT दिल्ली एंड IGDTU। इन सभी का नाम आपने सुन रखा होगा। एक गर्ल्स कॉलेज है और 3 बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कॉलेज हैं। तो आप इन तीनों का नाम तुमने कभी ना कभी सुना होगा। बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। क्या इस काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो पूरा वीडियो देखना। पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर डिटेल पूरी मिल जाएगी इस वीडियो में। उसके बाद अगर आपको नहीं पता कि हरियाणा में किन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो आप, क्या उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे आप उसमें काउंसलिंग करवा सकते हो, तो उसके लिए भी मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, वो जाके देख सकते हो। NIT प्ले लिस्ट अलग से मिल जाएगी। पूरे इंडिया की जितनी भी NITs है उन सब का प्लेसमेंट रिकॉर्ड प्लस कट ऑफ आपको सिंगल वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। तो आई बटन पे टैप करोगे तो वो वीडियो मिल जाएगी। जैक चंडीगढ़ पे मैंने वीडियो बना रखी है, DU पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो सभी जाके चेक कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक मिलेगा जैक दिल्ली नाम करके। जैसे उस PDF को ओपन करोगे तो तुम्हारे सामने एक PDF ओपन होगी। टॉप पे लिख रखा है जैक दिल्ली, नीचे जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग, नीचे तुम्हारे भाई का एक छोटा सा नाम है, साइड में फोटो लगा रखी है मैंने अपनी। तो जैक दिल्ली काउंसलिंग को मैंने टोटल 7 से 8 स्टेप में बांटा हुआ है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन से लेके स्पोर्ट राउंड तक, डॉक्यूमेंट से लेके आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक, कट ऑफ से लेके कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी कवर कर रखा है। तो सबसे पहले आपको टॉप के ऊपर देखने को मिलेगा व्हाट इज जैक दिल्ली। उसके बाद कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, फिर एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, नंबर ऑफ कॉलेज कितने आते हैं जैक दिल्ली के अंडर में, उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग डेट क्या रहेगी आपकी, एंड काउंसलिंग के स्टेप क्या होंगे कि आपका फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, स्पोर्ट राउंड कब होगा, उनकी क्या क्या कंडीशन रहेगी। तो ऐसे करके 7 स्टेप में मैंने बांट रखा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते बढ़ते अपने मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जैक दिल्ली के। जैक दिल्ली एक्चुअली में है क्या। मैंने थोड़ा सा तो तुम्हें ओवर रिव्यू दे ही दिया है कि दिल्ली के जितने भी कॉलेज आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज उन सभी काउंसलिंग जैक दिल्ली करवाता है। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तो जॉइंट एडमिशन कमेटी। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, बस मैंने लिख दिया। पर उसके नीचे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि दिल्ली वाले बच्चों के लिए 85% रिजर्वेशन रहता है। अब रिजर्वेशन की क्या कंडीशन है उसका थोड़ी आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि दिल्ली वाले बच्चों की 85% रिजर्वेशन रहता है, और जो आउटसाइड जो दिल्ली बच्चे हैं उनका 15% रिजर्वेशन रहता है। उसके नीचे तुम्हें जैक दिल्ली की वेबसाइट देखने को मिल रही होगी, जहाँ से तुम जाके अप्लाई कर सकते हो। इस वेबसाइट पे जैसे क्लिक करोगे जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओ। किसी और वेबसाइट से अप्लाई मत करना, जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके अपनी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना। उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे आगे आता है कि वो कैन पार्टिसिपेट, यानी कि कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या दिल्ली वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं या और भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसने 12th पास करी है, JEE मेन दिया है, अगर उसका क्लियर भी नहीं हुआ है तब भी वो अप्लाई कर सकता है। पर बात करते हैं कि कंडीशन क्या रहती है। जो दिल्ली के बच्चे उनकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि दिल्ली वाले बच्चों की क्या कंडीशन रहती है। तो अगर आपको दिल्ली का कोटा चाहिए, यानी कि आपको 85% रिजर्वेशन में आना है, तो उसके लिए आपके 12th जो है वो दिल्ली से पास होनी चाहिए। यानी कि जो आपका स्कूल है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंडर में आना चाहिए, दिल्ली के अंडर में आना चाहिए। अगर आपका स्कूल दिल्ली के अंडर में आता है तो आपको 85% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती इस काउंसलिंग में, जैसे कि आपके हरियाणा काउंसलिंग में आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है। तो इसमें वो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका जो स्कूल है वो दिल्ली के अंडर में आना चाहिए और आपको 85% का अच्छा खासा रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये तो हो गई दिल्ली वाले बच्चों की बात। अब बात करते हैं जो बच्चे दिल्ली से बाहर है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्या कंडीशन रहेगी। यानी कि जो 15% बच गया उसमें आप उनकी क्या कंडीशन है। तो 15% वाले बच्चों के यार सिंपल है, जिन बच्चों के स्कूल दिल्ली से के अंडर में नहीं आते, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंडर में नहीं आते, वो बच्चे उन 15% में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो तुम अपने कॉलेज या तुम अपने स्कूल का देख लेना कि तुम्हारा स्कूल नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंडर में आता है या नहीं आता है। उसके बाद बात करते हैं जो NIS बोर्ड वाले बच्चे, यानी कि जो ओपन स्कूल लर्निंग वाले बच्चे होते हैं, ओपन बोर्ड से जिन्होंने 12th पास किया है, उनको कोई रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उनका भी सिंपल फंडा है कि अगर तुम्हारा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो दिल्ली के स्कूल दिल्ली के अंडर में था तो फिर तुम्हें 85% का रिजर्वेशन मिलेगा। अगर तुम्हारा जो एग्ज़ाम सेंटर था
वो अगर दिल्ली के अंडर में नहीं था, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंडर में नहीं था, तो तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर तुम्हें 15% रिजर्वेशन सीट पे अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे होता है अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कितना % रिजर्वेशन रहता है, कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की, क्या आपके एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए। तो इसमें काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए यार सिंपल एलिजिबिलिटी है, कोई ज़्यादा हार्ड एलिजिबिलिटी नहीं है। तो DTU और आपका NSUT एंड IGDTU, इन 3 कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए आपकी 60% होनी चाहिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में और इंग्लिश में, यानी कि आपके 60% परसेंटेज होने चाहिए। और आपने एक JMN दे रखा हो, एक अच्छी खासी रैंक होनी चाहिए आपकी, यानी कि जो इसकी कट ऑफ जाती है उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक होनी चाहिए। कट ऑफ का अगर नहीं पता कि इन 3 कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है, तो नीचे PDF में मैंने कट ऑफ भी दे रखी है, तब आगे उसकी बात करेंगे, तो कट ऑफ की भी बात करेंगे, तो थोड़ा वेट करो। उसके बाद जो IIIT दिल्ली का है उसका थोड़ा सा अलग है। उसमें आपको क्या है कि आपको 70% आपके एटलीस्ट होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपके मैथ्स में भी 70% होने चाहिए, यानी कि 70% तो आपके ओवरऑल होने चाहिए, और मैथ में भी आपके अलग से 70% होने चाहिए। और वही आपको JMN देना ज़रूरी है, JMN के बिना तो आपकी काउंसलिंग होगी नहीं, तो आपको JMN देना ज़रूरी है। तो ये सिंपल सा आपका एडमिशन क्राइटेरिया, इतना कोई हार्ड एडमिशन क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कोई UPSC लेवल का एग्ज़ाम दिखाना पड़ेगा। पर और इसमें साथ साथ आपको बोनस पॉइंट भी मिलता है। बोनस पॉइंट के बारे में आगे बात करेंगे, बोनस पॉइंट क्या होता है। तो बढ़ते अपने PDF में आगे की तरफ, तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा नंबर ऑफ़ कॉलेज अंडर जैक दिल्ली। तो ये तो अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि जैक दिल्ली के अंडर में कौन कौन से कॉलेज आते हैं। DTU, IGDTU इन और आपका NSUT एंड IIIT दिल्ली, उनके सामने उनकी फुल फॉर्म भी लिख रखी है, पर उसको इग्नोर करते हुए नीचे बढ़ते हैं अपनी कट ऑफ की तरफ कि इन कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है। तो मैंने यार तुम्हारे लिए कट ऑफ लगा रखी है फर्स्ट राउंड से लेके एंड राउंड तक, कहाँ से आपकी ओपनिंग हुई थी, कौन सी क्लोजिंग हुई थी, हर ब्रांच की अलग कट ऑफ लगा रखी है। तो जैसे उस पर तुम क्लिक करोगे तो चारों कॉलेज की तुम्हें अलग अलग लिंक देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे उन पर तुम क्लिक करोगे तुम्हारे सामने कट ऑफ ओपन हो जाएगी कि किसको ब्रांच की कितनी कट ऑफ गई थी, और कैटेगरी के साथ भी कि जनरल वालों की कितनी गई थी, SC वालों की कितनी गई थी। तो वो तुम यहाँ से तुम जाके देख सकते हो। तो अपने PDF में आगे की तरफ, तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा काउंसलिंग डेट कि तुम कब अप्लाई कर सकते हो, कब से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, कब आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे, क्या फर्स्ट राउंड की डेट रहेगी, क्या सेकंड राउंड की डेट रहेगी। तो उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो जो आपको 24 सितंबर से जैक दिल्ली के फॉर्म निकल गए थे आज, और आपके 24 अक्टूबर तक आपके फॉर्म निकले रहेंगे, यानी कि पूरा 1 महीने का टाइम दिया जाता है। तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म गलत भरना मत भरना, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। पूरा 1 महीने का टाइम मिलेगा तुम्हें आराम से अपना फॉर्म भरना, आराम से चॉइस फिलिंग करना। उसके बाद जो आपके कश्मीरी माइग्रेंट एंड आपके जो बोनस पॉइंट वाले बच्चों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा, वो 25 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा, यानी कि 1 दिन का टाइम मिल रहा है तुमको। अब मैं बता देता हूँ कि बोनस पॉइंट क्या होता है। कि जैक दिल्ली कुछ काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अलाउ करता है जिससे कि आपको बोनस पॉइंट मिलता है, जैसे कि हैकथॉन वगैरह हो गए, ओलंपियाड वगैरह हो गए, उनको जैक दिल्ली अलाउ करता है, तो उसमें आपको बोनस पॉइंट मिल जाता है। तो अगर तुम्हारे पास है तो तुम जाके अपना नोट जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, और तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो कि बोनस पॉइंट की क्या कंडीशन रहती है, और फिर तुम जाके वो बोनस पॉइंट का बेनिफिट ले सकते हो। तो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आपको 28 तारीख को शाम के 5 बजे आ जाएगा, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद आपको जैक दिल्ली का अगर आपको सीट रिजर्व होती है तो उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी अपनी, और फीस पे आपको 29 तारीख से लेके 2 नवंबर के बीच में करनी पड़ेगी, यानी कि एक अच्छा खासी टाइम मिल जाता है आपको। और फीस पे आपको बता दो, आपको 1,12,000 अपनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आपकी सीट अलॉट होती है तो। और इसकी भी मैं आगे कंडीशन बताऊंगा, तुम थोड़ा सा वेट करो, वीडियो पूरी देखना, तो आगे तुम्हें इसकी कंडीशन पता चलेगी कि इस फीस की कितनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो आपकी कंफर्मेशन करनी पड़ेगी आपको सीट की कि मेरे को ये सीट चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपको 3 बजे 3 तारीख को कर देनी, नवंबर 3 तारीख को। और उसी के साथ साथ ही अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने रह गए थे तो वो भी आपको अपलोड कर देने हैं 3 तारीख को शाम के 5 बजे तक। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा पूरा फर्स्ट राउंड का। और फर्स्ट राउंड के बाद जो आपके सेकंड राउंड की जो कंडीशन होती है उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल अपना शेड्यूल देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या क्या है। तो सेकेंड राउंड में जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा वो होगा आपको 5 तारीख को। अब 5 तारीख को आप 1 दिन का टाइम मिलता है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का। आप रात के 12 बजे तक ये अप्लाई कर सकते हो, तो पूरा 1 दिन को टाइम मिलता है आपका, तब आप जाके ये अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका होएगा 8 तारीख को दोपहर के 2 बजे तक।
सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आपको 9 तारीख को आ जाएगा शाम के 5 बजे। उसके बाद सेम प्रोसीजर आएगा, आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। अगर आपकी सीट अलॉट होती है तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि आपको 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में कर देनी है। उसके बाद आपका जो आपको कंफर्मेशन करना है अपने एडमिशन का वो आपको 16 तारीख के कर देना। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट वैकेंट रह जाते हैं, सेम आपका फर्स्ट राउंड वाला शेड्यूल है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट रह जाते तो वो भी आपको 16 तारीख को शाम के 5 बजे तक कर देनी है। और अगर आपको एडमिशन विड्रॉल करवाना है फर्स्ट राउंड वाला तो वो आप 10 तारीख को करवा सकते हो, यानी कि नवंबर 10 तारीख को करवा सकते हो रात के 12 बजे से पहले। तो ये सेम शेड्यूल रहेगा आपका फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का। तो ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा। पीडीएफ का लिंक मैंने सामने लिख ही रखा है कि शेड्यूल के सामने जो क्लिक लिख रखा है, जैसे उस पर टैप करोगे तो तुम्हारे सामने यही पीडीएफ ओपन होगी। तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना। इस पूरी पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो शेड्यूल की बात हम कर चुके हैं, कब आपका फर्स्ट राउंड होगा, कब आपका सेकेंड राउंड होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन राउंड की कंडीशन क्या होती है। इन राउंड की बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है, कुछ बहुत ज़्यादा रूल होते हैं जिनको कि अगर तुम इग्नोर करोगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा कैंसिल, और जो तुम्हारी फ़ीस है 1,12,000 वो भी डूब जाएगी। तो उनके बारे में बात करते हैं यार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल तो तुम आराम से पीडीएफ में देखोगे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, तुम समझ में आ जाओगे। HSTS का जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, उसका शेड्यूल देख के समझ में नहीं आता, पर जैक दिल्ली का तुम आराम से समझ जाओगे। तो बढ़ते हैं वापस आते अपनी मेन वीडियो पीडीएफ की तरफ। तो वहाँ पे तुम्हें नीचे स्क्रॉल करोगे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब तुम्हारे ज़रूरी इन काउंसलिंग के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी यार बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर तुम्हारी रैंक AR 1 भी है और अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल होना कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उनकी मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है कि तुम्हें JEE मेन का रोल नंबर चाहिए, JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर चाहिए, उसके बाद नेम आपका होना चाहिए, और आप डेट ऑफ बर्थ और आप पर्सनल डिटेल जो आपकी होगी उनको फिल करके तुम रजिस्ट्रेशन कर देना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो तुम मेल आईडी और फ़ोन नंबर डालोगे वो ऐसी मेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना जो तुम्हारी एक्टिव हो। कोई ऐसा फ़ोन नंबर मत डाल देना जो 4 दिन बाद बंद हो जाए और जो काउंसलिंग की जो डिटेल आ रही हो वो उसी नंबर पे आ रही हो, फिर तुम परेशान होते घूमोगे और एडिट नहीं हुई तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन हो, वो पूरा 1 महीने का टाइम दे रखा है, अपना आराम से रजिस्ट्रेशन करना, बिल्कुल भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और डिटेल सारी अच्छे से देख के डालना, और जो अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर है वो ही डालना जो तुम्हारा परमानेंट फ़ोन नंबर या मेल आईडी है। ऐसे नहीं कि कोई ऐसी आईडी डाल दी कि आज GF से लड़ाई हो गई तो कल वो सिम तोड़ के फेंक दी, तो ऐसी हरकत मत करना। ये तो हो गई वो फॉर्म की बात कि उन डॉक्यूमेंट्स की बात जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए होंगे। अब जो जैक दिल्ली के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगी उनकी मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है कि आपको जैक दिल्ली का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको चाहिए होगा, फीस रिसिप्ट आपको चाहिए होगी, आधार कार्ड, मार्कशीट, आपका डिमांड ड्राफ्ट जो आपका 1,20,000 का जाएगा जैक दिल्ली के फेवर में वो आपको चाहिए होगा, कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपको JEE मेन का एडमिट कार्ड है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है इस PDF में। यहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना और इन डॉक्यूमेंट को टाइम से पहले बनवा लेना, अरेंज कर लेना। अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जाके बनवा लेना। जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह होती है वो आपके कोर्ट से या तहसील से बन जाती है, तो वहाँ से तुम जाके बनवा लेना। तो हम अपने PDF में बिल्कुल एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा काउंसलिंग स्टेप, कि आपकी काउंसलिंग के स्टेप क्या होंगे, कौन कौन सी आपकी कंडीशन रहेगी काउंसलिंग की। तो सबसे पहले तो यार आपको पता है जो आपकी एलिजिबिलिटी थी वो भी मैंने लाइन दोबारा लिख रखी है यहाँ पे कि 60% आपको होने चाहिए, और IIT दिल्ली के लिए आपकी 70% होने चाहिए, और जैक दिल्ली के लिए आपको JEE मेन देना जरूरी है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है जैक दिल्ली में। जैक दिल्ली में आपके जो सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट आएगा, यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कोई पर्टिकुलर ब्रांच अलॉट हो रही होगी तो वहाँ से तुम जाके अपनी सीट तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हें सीट एक्सेप्ट करनी है, उसकी फ़ीस पे करनी है, और उसके बाद तुम्हारी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। तो ये तो था तुम्हारा एक सिंपल ओवरव्यू। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या कैसे तुम्हारा फर्स्ट राउंड होगा उसकी क्या कंडीशन होगी, कैसे तुम्हारा सेकंड राउंड होगा उसकी क्या कंडीशन होगी, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो स्टेप 1 आता है अपने पास रजिस्ट्रेशन, कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मैंने जैक दिल्ली की वेबसाइट वहाँ पे मेंशन कर ही रखी है। जैसे उस पर टाइप करोगे रीडायरेक्ट हो जाओगे तुम जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके तुम्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तुम्हें अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर का मैंने अभी बताया था कि कोई ऐसा फ़ोन नंबर नहीं डालना है जो GF से लड़ाई होने के बाद 2 दिन बाद बंद करके फेंक दो। उसके बाद आपको काउंसलिंग फ़ीस पे करनी है 1500 रुपये, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी हालत में। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है, अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग तुम्हें कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग का भी बता देता हूँ कि अगर
तुम्हें DTU चाहिए। अब चॉइस फिलिंग भी दो तरीके से होती है कि काफ़ी बच्चों को चाहिए होता है कि मेरे को सिर्फ CSIT ब्रांच चाहिए। तो अगर तुम्हें CSIT ब्रांच चाहिए तो तुम DTU, NSIT, IIIT दिल्ली और IGDTU इन सभी की CSIT टॉप पे लगा सकते हो। और अगर तुम्हें ये कि नहीं मेरे को तो सिर्फ DTU चाहिए, तो उसमें तुम्हें क्या करना है कि DTU की सभी ब्रांच टॉप से लेकिन नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देनी है। और तुम CS टॉप पे रखना चाहते हो तुम CSIT टॉप पे रख सकते हो। अगर किसी को नहीं कि मेरे को तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल चाहिए DTU में क्योंकि मेरे को मैं उसी में इंटरेस्ट है, तो तुम सबसे टॉप पे अपनी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लगा सकते हो। तो चॉइस फिलिंग का सिंपल सा मतलब यही है कि जौन सा कॉलेज और जौन सी ब्रांच तुम्हें चाहिए उसको टॉप पे लगाओ और फिर अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते चले जाओ। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो मैंने HSTS पे चॉइस फिलिंग की वीडियो बना रखी है, तुम जाके एक बार वो चेक कर सकते हो, एक आइडिया आ जाएगा। वरना इसकी भी मैं बना दूंगा, अगर कहोगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना अगर तुम्हें इसकी भी चॉइस फिलिंग की वीडियो चाहिए तो। उसके बाद तुम्हें अपनी बैंक डिटेल डालनी है। और बैंक डिटेल यार बहुत ध्यान से डालना कि तुम अकाउंट नंबर कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि जो तुम्हारी फ़ीस वापस आ रही होगी, जो तुम स्पोर्ट राउंड फीस पे करोगे एडमिशन के टाइम पे, जो तुम 1 लाख के करीब फीस पे करोगे, तो वो तुम्हारी उसी अकाउंट में जाएगी। अगर गलत भर देते हो तो वहाँ पे तुम्हारा 1 लाख चले जाएगा किसी और के अकाउंट में, और वो फिर आना हो जाएगा बहुत बड़ा मुश्किल वाली बात। तो अकाउंट डिटेल अपनी बहुत ध्यान से भरना। अगर तुम्हारा खुद का अकाउंट नहीं तो तुम अपने पेरेंट्स का भी अकाउंट डाल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे होता है अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो वहाँ पे सेकंड स्टेप पे आता है अपना चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जौन सा भी कॉलेज तुम्हें चाहिए उसको टॉप पे लगाओ, और उस कॉलेज में जो ब्रांच चाहिए उसको टॉप पे लगाओ। तो ये हो जाती है तुम्हारी चॉइस फिलिंग की कंडीशन। उसके बाद आते हैं कि टोटल राउंड कितने होते हैं तुम्हारे जैक दिल्ली में। तो जैक दिल्ली में फर्स्ट राउंड होता है आपका, सेकंड काउंसलिंग होती है, फिर थर्ड काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद फोर्थ काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद एक प्री अपग्रेडेशन राउंड होता है एडमिटेड स्टूडेंट का, और उसके बाद होता है आपका स्पोर्ट राउंड। यानी कि आपके करीब 5 से 6 राउंड होते हैं। तो इन सभी राउंड के बारे में अभी बात करेंगे कि इनकी क्या कंडीशन रहेगी, कौन से स्टेप आपको फॉलो करने, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे आगे आता है फर्स्ट राउंड। और फर्स्ट राउंड का क्या कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एक पर्टिकुलर सीट अलॉट हो रही होगी। यानी कि मान लो आपको DTU में CS अलॉट हो गई, तो उसके बाद आपके सामने आती है एक बहुत बड़ी कंडीशन कि अगर तुम्हें उस कॉलेज में सीट चाहिए, यानी कि तुम्हें DTU में CS चाहिए, तो तुम्हें वो 1,12,000 रुपये वाली फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मेरे को उस DTU में फ़ीस नहीं चाहिए तो मैं फिर अपनी फ़ीस पे नहीं करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम अपनी फ़ीस पे नहीं करोगे तो तुम्हारी वो सीट तो कैंसिल होगी, और उसके साथ साथ तुम्हें आगे की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। फिर तुम स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें वो 1,12,000 रुपये वाली फ़ीस पे करनी ज़रूरी है। तो अगर तुम्हारा सीट अलॉट हो जाती है तुम्हारी, तो तुम्हें फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी सीट अलॉट नहीं होती तो फिर तुम्हें फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है आपकी सेकंड काउंसलिंग। और सेकंड काउंसलिंग में जो बच्चों ने अप्लाई नहीं किया था वो वापस अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी तो आप वापस भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग में अगर मान लो किसी को DTU मैकेनिकल मिली थी और उसको नई सीट चाहिए, तो वो फिर अपग्रेडेशन के लिए भी ट्राई कर सकता है। यानी कि अगर उसकी रैंक उतनी है और सीट खाली होती है तो उसको कोई और ब्रांच भी मिल जाएगी। अब जैसे कि जिन बच्चों को ये हो जाता है कि नहीं मेरे को तो DTU में CS मिल गई, मेरे को और किसी कॉलेज में नहीं जाना है, तो उनको क्या करना है कि उनको अपनी एक स्लाइड जो सीट है वो फ्रीज कर देनी है। एक फ्रीजिंग का ऑप्शन आएगा आपका, तो अगर तुम उसको फ्रीज कर देते हो तो फिर तुम्हें आगे की राउंड में अपग्रेडेशन का चांस नहीं मिलेगा। यानी कि तुम अपग्रेड नहीं करवा सकते स्पोर्ट राउंड से पहले। तो वहाँ पे तुम एक कंडीशन आ जाती है कि ये चीज़ तुम तभी करना, फ्रीज तुम अपनी सीट तभी करना तब तुम्हें पूरा कंफर्म हो कि मेरे को इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हें फिर भी 1% भी डाउट है कि नहीं यार मेरे को IIT दिल्ली में जाना है या NSUT में जाना है या IGDTU में जाना है, अगर कोई गर्ल्स है तो IGDTU में जाना है, तो फिर यार फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट मत करना। एक थोड़ा अजीब सा स्टेप है, क्योंकि अगर तुम फ्रीज कर देते हो तो फिर तुम्हें अपग्रेडेशन में ट्रायल मौका नहीं मिलेगा। तो अगर तुम पूरे कंफर्म हो कि नहीं मेरे को तो फ्रीजिंग करनी है और मेरे को इससे ऊपर कोई सीट नहीं चाहिए, तो फिर तुम फ्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम फ्रीज नहीं करते तुम्हारे ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन के लिए सीट चली जाएगी। और फिर अगर तुम्हें सेकंड काउंसलिंग में कोई सीट मिलती है तो फिर तुम्हें वापस अपना अलॉटमेंट रिजल्ट निकालना होगा, जो भी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होगा वो निकालना होगा और तुम्हें अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी। उस टाइम पे तुम्हें वापस 1,12,000 भरने की ज़रूरत नहीं है। और जिन बच्चों को सेकंड राउंड में भी कोई सीट नहीं मिलेगी
उनको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फिर थर्ड राउंड में अगर तुम्हें सीट मिलती है तब तुम्हें फ़ीस देनी है, यानी कि सिंपल सी बात है, तब तुम्हें सीट मिलेगी, तभी तुम्हें वो 1,12,000 की फ़ीस पे करनी है। तो यही कंडीशन रहेगी आपकी थर्ड राउंड के लिए भी और फोर्थ राउंड के लिए भी। जैसे कि आपके फर्स्ट राउंड में था, सेकंड राउंड में था, फ्रीजिंग का ऑप्शन था और आपका अपग्रेडेशन का था, ऑटोमेटिकली आपकी सीट लॉक हो जाएगी और आपको अपग्रेडेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं कराना तो आप फ्रीज कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें फ्रीजिंग का ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप बात करते हैं प्री अपग्रेडेशन राउंड का, कि प्री अपग्रेडेशन राउंड क्या होता है। तो प्री अपग्रेडेशन राउंड में न्यू स्टूडेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है जैक दिल्ली के लिए, वो इस राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे ऑलरेडी एडमिट है वो भी इस राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जिन बच्चों को अभी तक कोई सीट नहीं मिली थी वो भी इस राउंड के लिए अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी सीट चॉइस एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अपग्रेडेशन राउंड फॉर एडमिटेड कैंडिडेट। तो इसका क्या मतलब है कि जो बच्चों ने ऑलरेडी एडमिटर ले लिया है और उन्होंने अपनी सीट अभी तक एक बार भी विड्रॉ नहीं करवाई है, वो बच्चे इस राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तो अगर तुम किसी लोअर ब्रांचेस में हो, यानी कि अगर DTU में या किसी और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसी ब्रांच में हो, तो तुम यहाँ पे तुम्हें अच्छा खासा मौका मिलता है कि तुम्हारी सीट अपग्रेड हो जाएगी। पर यहाँ पे देखो यार, एक कंडीशन आ गई कि जिन बच्चों ने सीट फ्रीज की है वो अपग्रेडेशन राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि अगर तुम्हें पूरा कन्फर्म हो कि नहीं मेरे को अपनी सीट फ्रीज नहीं करनी तो तभी फ्रीज करना, वरना फ्रीज मत करना यार, क्योंकि फ्रीज के बाद तुम्हें एक सीधा स्पोर्ट राउंड में मौका मिलेगा, उसके पहले मौका नहीं मिलेगा। तो फ्रीजिंग का ऑप्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ तक जैक दिल्ली के सभी राउंड ख़त्म हो जाते हैं। एक आखिरी राउंड बचता है, वो बचता है आपका स्पोर्ट राउंड। अब स्पोर्ट राउंड की क्या कंडीशन होती है कि स्पोर्ट राउंड में न्यू स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली हो, जिन्होंने एडमिशन लिया हो, यानी कि उनकी सीट तो अलॉट हुई हो लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी हो, अपनी फ़ीस पे नहीं करी हो, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने लास्ट डेट से पहले अपना एडमिशन विड्रॉल करवा लिया था वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई नहीं कर सकता? सिर्फ वो अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने ऑलरेडी जैक दिल्ली में एडमिशन ले लिया है और वो अब भी ये सोच रहे हैं कि मेरी सीट अपग्रेड हो जाए। तो भाई यार, दूसरों का भी मौका दो थोड़ा सा, सब कुछ खुद लेने की मत सोचो। तो ये बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते और सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पोर्ट राउंड का प्रोसीजर क्या होगा तो उसके बारे में बात करते हैं कि स्पोर्ट राउंड का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो आपको स्पोर्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको जाना उस इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक रैंक वाइज बुलाया जाएगा, आपकी रैंक वाइज आपको ऑर्डर में बुलाया जाएगा। जिसकी रैंक अच्छी है उसको पहले बुलाया जाएगा, जिसकी रैंक थोड़ी कम है उसको बाद में बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको 10,000 रुपये आपकी फ़ीस तो लगेंगे। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ऑन द स्पॉट आपको 93,000 की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ जो आपकी 10,000 की फ़ीस जो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गई थी वो भी आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। अब यहाँ पे आती है बहुत बड़ी कंडीशन। अब जैसे आपको स्पोर्ट राउंड में एक सीट मिल गई, आपने वो सीट ले ली और फिर आपको 2 घंटे 3 घंटे या 3 दिन बाद आपका मन करा कि नहीं यार मेरे को इस सीट पे एडमिशन नहीं चाहिए, मैं अपना एडमिशन विड्रॉल करवा लेता हूँ। तो उस कंडीशन में यार तुम्हें अपनी फ़ीस विड्रॉल नहीं होगी, यानी कि तुम्हारे जो 1,12,000 रुपये हैं वो डूब जाएंगे। तो अपना सोच समझ के एडमिशन लेना स्पोर्ट राउंड में कि तुम पूरा कन्फर्मेशन हो तुम्हारा कि हाँ मेरे को इस सीट पे एडमिशन लेनी चाहिए, तभी फ़ीस पे करना, वरना अपनी सीट रिजेक्ट कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें अपने पैसे बचाने 1,12,000 प्यारे हैं तो तब तुम अपना सोच समझ के एडमिशन लेना, वो सीट अपनी सोच समझ के एडमिशन लेना और अपनी फ़ीस पे करना। अगर तुम बाद में सोचते हो कि मेरा एडमिशन मैं विड्रॉल करवा लेता हूँ तो वहाँ पे तो फिर तुम्हारी फ़ीस पे रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी हालत में। लेकिन अगर तुम अपना एडमिशन ही नहीं लेते हो, यानी कि तुम्हें कोई सीट ऑफ़र करी गई और तुम वो सीट रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं मेरे को ये सीट नहीं चाहिए, तो जो फिर तुमने 10,000 रुपये अपने फ़ीस पे करे थे वो तुम्हारी रिफ़ंड हो जाएंगी 10 दिन के अंदर में। यानी कि तुम्हारा पूरा बेस करता है एडमिशन पे। अगर तुमने एडमिशन ले लिया तो फिर तुम्हें रिफ़ंड नहीं मिलेगा, अगर तुम एडमिशन ही नहीं लेते हो तो फिर तुम्हें वो 10,000 भी रिफ़ंड हो जाएंगे। तो ये है पूरा जैक दिल्ली का काउंसलिंग का प्रोसीजर। आपको मैंने पूरा बता दिया कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, काउंसलिंग की कंडीशन क्या है, आपका शेड्यूल क्या है। तो होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। और NIT वगैरह कोई वीडियो चाहिए हो तो यार कमेंट सेक्शन में डाल देना। और मैंने पूरे NIT की सभी NIT एंड इंडिया में जितनी भी NIT है सबका मैंने काउंसलिंग का प्रोसीजर
प्लस प्लेसमेंट रिकॉर्ड और उनकी कट ऑफ बता रखी है, तो जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। हरियाणा में किसी में एडमिशन लेना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। पिछले साल मैंने पूरी HSTS की काउंसलिंग करवाई थी, तो वो भी तुम जाके देख सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टा हैंडल पे आके पूछ सकते हो। और अभी तक मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो चैनल सब्सक्राइब करके मत जाना, ऐसा मत हो करना कि चैनल सब्सक्राइब करके ही नहीं गए। चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को लाइक कर जाना, एक अच्छा सा कमेंट कर जाना। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता जाना।